नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है परिचर्चा के 118वीं कड़ी में। दोस्तों, जैसे-जैसे समय बदल रहा है, जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है और हमारे जो आंकड़े हैं परिचर्चा के वो भी दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर हफ्ते हम नए-नए विषयों पर जब बात करते हैं तो एक ऊर्जा आती है, एक उत्साह होता है, एक उमंग में हम होते हैं और तभी हम बेहतरीन विषयों को लेकर आप सभी से रूबरू होते हैं। इस हफ्ते का भी जो विषय हमने चुना है वो विषय बहुत ही सार्थक है, बहुत सारगर्भित है क्योंकि हमने विषय लिया है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे और जब स्मार्ट सिटी की बात हम करते हैं तो हम इंदौर को कैसे भूल सकते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से इंदौर ने उस पर अपना कब्जा जमा रखा है। इंदौर सबसे पहले नंबर पर है। कुछ समय पहले चंडीगढ़ पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन वो पिछड़ गया है और पिछड़ने के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप नंबर 1 होते हैं तो नंबर 1 होते हैं। और स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा करने के लिए देश के कोने-कोने से हम विद्वान वक्ताओं के साथ यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि पटल पर आप सभी देख रहे हैं, सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ सोफी यूसुफ जी का। सोफी यूसुफ जी कश्मीर, श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और साथ में आप एडिटर के पोस्ट पर भी हैं आकाशवाणी कश्मीर में। तो बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आपका इस्तकबाल है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, आपका भी हमारे वेलकम। साथ सोफी साहब के बिल्कुल बगल में सतेज घरत जुड़े हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं। तो घरत जी बहुत-बहुत आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और सभी ने कीमती वक्त दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ वक्ता के रूप में विदुषी हेमलता शर्मा, जिनको भोली बहन भी कहा जाता है, भोली बहन के नाम से मशहूर हैं और मालवी की बहुत बेहतरीन कवित्री हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं आप और अपनी बोली को जिंदा रखने के लिए हम आपको तहे दिल से प्रणाम करते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, जो कि उज्जैन से जुड़े हैं। उज्जैन और इंदौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुश्किल से 2 या ढाई घंटे का फ़र्क है। लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। वो शायद डायरेक्ट डायरेक्ट लाइव हो रहा है क्या? जी, जी, मुझे जी। मोबाइल पे दिख नहीं रहा। हो रहा है? अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। और पिलकेंद्र सर बहुत बड़े व्यंग्यकार भी हैं और चूँकि जो व्यंग्यकार होता है वो समाज का, देश का बहुत बड़ा दर्पण होता है और उस नाते भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं और उज्जैन की नगरी से, महाकाल की नगरी से आप जुड़े हैं। बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है और इनके पुरस्कारों की अगर मैं फ़हरिस्त लेकर बैठूँ तो शायद बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए छोटा-सा परिचय। और हमारे साथ डॉक्टर आरती कुमारी जुड़ी हुई हैं, बिहार के मुज़फ्फरपुर एरिया से। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत बेहतरीन शायरा हैं और प्रोफ़ेसर भी हैं कॉलेज में, साथ में मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हैं। उसके साथ अगर कुछ और जोड़ूँ तो इनकी एक पुस्तक आई थी साथ रखना है। उस पुस्तक पर हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य संस्थान के समृद्ध पटल पर, तो इस नाते भी गहरा नाता है और भोली बहन हमारी किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं, तो इस लिहाज से भी सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। परिचय बहुत छोटा और जो एंकर है, जो संचालक है, उसको कम बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वक्ताओं को ज़्यादा समय देना चाहिए। बहुत-बहुत पुनः अभिनंदन, पुनः स्वागत। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के बारे में, तो स्मार्ट सिटी होती क्या है? एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर जहाँ पर हर तरह की सुविधा हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो अ, उद्योग को लेकर हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो या रख-रखाव हो या रहन-सहन का जो दौर होता है बेहतरीन तरीके से। सबको मिलाकर अगर हम स्मार्ट सिटी की एक परिभाषा लें, तो अलग-अलग शहरों की अलग-अलग अपनी बात है और अलग-अलग शहरों से वक्ताओं को लेने का तात्पर्य सिर्फ़ यही था कि आप हमें बताएँ कि आपका जो शहर है वो स्मार्ट सिटी है? अगर है तो क्यों है? और अगर नहीं है, कुछ कमी है तो वो क्या है? क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्यक्रम दूर-दूर तक पहुँचता है
तो हमारी यही कोशिश रहती है कि ये जो एक ज़बान है हमारी, या एक जो पहल है, कोशिश है, वो दूर-दूर तक पहुँचे, इसी उद्देश्य को लेकर। और मुझे लगता है सोफी साहब को बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आती, तो उर्दू भी मुझे थोड़े-थोड़े उर्दू के शब्द कहने पड़ेंगे बीच में। तो खैर जी, तो आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं सोफी साहब के पास, क्योंकि वो दूर दराज से आए हैं, कश्मीर की घाटी से आए हैं, बहुत खूबसूरत जगह से आए हैं, और वहां पर क्या कुछ है, और आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप बेहतर तरीके से उस बात को रख पाएंगे। और हमारा जो है ये ओपन मंच है, आप खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी और किसी नेताओं के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, हमें सिर्फ सिटी के बारे में बात करनी है। सोफी साहब, इस्तकबाल है पुनः आपका, स्वागत है, और आप अपनी बात रखें। शुक्रिया मैम। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आई हैव गॉट अ चांस, मैं इस अहम प्रोग्राम में आपके साथ बात करूं, इन अहम लोगों के साथ मिलो, तो अपनी कुछ बातें आपके सामने भी रखूं। तो दरअसल कश्मीर की बात आती है तो जहांगीर जैसे बड़े बादशाह ने कहा है, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी हस्त। इफ देयर हैज बीन heaven on earth, it is here, it is here and it is here। तो कश्मीर को कुदरत ने खुद ही एक अलग और मुनफरिद खूबसूरती से नवाजा है। तो इसमें जो ये स्मार्ट सिटी का जो मिशन है, इससे और भी इसकी ब्यूटीज, इसके फितरी हुस्न में इजाफा हो रहा है। आपने खुद बताया, खूबसूरती के साथ बताया कि दरअसल ये है कि स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा व मकसद है, एक्चुअली ये है कि ये हाईली एडवांस्ड जो है ना अर्बन रीजन, इसमें जो जदीद सहूलियात बेहतर जिंदगी के लिए दरकार हैं, तो वो होनी चाहिए, और उस पर काम हो रहा है। जैसा कि आपको खुद पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत ही है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आज रियासत नहीं है, यहाँ यूटी है, तो यहाँ इसको अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वही चलाता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चलाता है। तो कोशिश ये है कि एक तो स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एक खास तवज्जो जो दी जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दी जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद जो रियल एस्टेट कम्युनिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन प्रेजेंट डेज हर एक के लिए, तो ये उसका एक कंपोनेंट है स्मार्ट सिटी का। और एक ये है कि मार्केट ब्यूटिफिकेशन हो, सो दैट मोर एंड मोर जो इसके तरफ रागिब हो जाए, टूरिस्ट आ जाए, लोगों के लिए अपने रोजगार कमाने के बेहतर तरीके दस्तयाब हों। तो ये स्मार्ट सिटी के जो खास मुद्दे और मकासद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे, इन्हीं मकासद के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये स्मार्ट सिटी का जो मिशन है मैम, एक्चुअली ये 2017 में यहाँ 8 सितंबर 2017 में शुरू किया गया है, चैलेंज 3 के तहत। चैलेंज 3 जो इसमें उस वक्त आया है, हेल्ड राउंड 3 का, तो उसी में पहले जो टोटल 100 सिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथ में लिए हैं, 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने का, तो ये जो 3rd राउंड का था उसमें, उसी में जम्मू कश्मीर भी उन्होंने ये इसके लिए मुंतखब किया है। तो ये दरअसल जम्मू कश्मीर, मैं यहाँ सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा और श्रीनगर सिटी की बात करूंगा। जो श्रीनगर सिटी इस वक्त इसका जो ये म्युनिसिपल एरिया जो है, म्युनिसिपल एरिया, इसके जो लिमिट्स हैं, तो उसकी जो आबादी है वो अब 21 लाख तक पहुंच चुकी है, 21 लाख से ज्यादा। स्मार्ट सिटी, ये जो सिटी है श्रीनगर सिटी, तो इसमें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में आज तक जो टोटल प्रोजेक्ट ब्यूटिफाई करने के लिए श्रीनगर को 158 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने हाथ में लिए थे, 158 प्रोजेक्ट्स, जिनमें से 2017 से आज तक 93 को मुकम्मल कर लिया गया है। 93 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने मुकम्मल कर लिए हैं।
और अभी जो बाकी हैं 65 प्रोजेक्ट्स, उन 65 प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है। कुछ एक की टेंडरिंग हुई है और कुछ एक अंडर प्रोसेस है। तो डेडलाइन जो इसकी एक डेडलाइन थी इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए, पहले दिसंबर 2023 की डेडलाइन थी। लेकिन चूंकि आपको पता है कश्मीर में जो वेदर सिस्टम है, ये वेदर सिस्टम यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से मुतासिर करता है। जो डेवलपमेंट स्पेस है उसमें एक बड़ी जो अड़चन पैदा करता है जो यहाँ का जो वेदर सिस्टम है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हम मौसम खराब मौसम से दो चार हो रहे हैं। तो उसका क्या है कि डायरेक्ट डेवलपमेंटल वर्क्स पर उसका असर पड़ता है। बर्फ हो रही है, आज भी बारिशें हो रही है, अभी भी ये काम सही तौर से नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 93 प्रोजेक्ट्स आज तक मुकम्मल कर लिए गए हैं और 65 जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अभी काम हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने जून 2024 की डेडलाइन दी है, एंडिंग जून, जो ये है कि जितने भी बाकी प्रोजेक्ट हैं इनमें से ये मुकम्मल होने चाहिए विद इन दीज 2 मंथ्स, आई मीन अप टू 30 जून 2024। तो एक चीज ये है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब श्रीनगर की बात करते हैं तो जितने भी हमें टूरिस्ट हैं ये कश्मीर जब पहुंचते हैं तो पहले लाजमी तौर, क्योंकि स्टेट कैपिटल है, तो श्रीनगर ही पहुंचते हैं। तो इस वक्त सरकार ने जो अहम प्रोजेक्ट्स लिए हैं ब्यूटिफिकेशन के, सबसे पहले यहाँ का आपको पता है डल लेक हमारा जो है, तो डल लेक को ब्यूटिफाई करने के लिए इसमें 2-3 जो है मरहले हैं। एक ये कि मॉन्यूमेंट्स, स्मार्ट सिटी का जो बड़ा मकसद है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे ये जो विरासत हैं, हेरिटेज हैं, उनको ब्यूटिफाई करना, उनको ताकि वो महफूज रह सके। अभी जो है चलने फिरने के लिए सड़कों को बेहतर बनाना विद इन स्मार्ट सिटीज, तो उस पर भी सरकार ने बड़ा जबरदस्त काम किया है कि सड़कें, अगर आज आप लाल चौक आएंगे तो आप देखेंगे लाल चौक में जो सड़कें हैं बड़ी अच्छी बन रही हैं। तो उसके जो हम वॉकवेज जो है उन पर भी खास तवज्जो दी गई है। या जहलम प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो जहलम प्रोजेक्ट पर भी सरकार ने अच्छा काम किया है। उसके बैंक्स को अगर आप देखेंगे वहां तो बड़े जबरदस्त प्रोग्राम लगते हैं, शाम को लोग निकलते हैं, घूमते हैं वहां फैमिलीज के साथ, बच्चों को लेकर जाते हैं तो जहलम के इन किनारों पर। और फिर वो अलग ही समा होता है कि जब उसमें वो कश्तियां भी होती हैं, हाउस बोट है, तो उसका समा कुछ मंजर ही कुछ अलग होता है। तो उस हवाले से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अब ये कि श्रीनगर में एक और अहम चीज ये कर रहे हैं सरकार, वो कि जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, उनको इस अंदाज से बनाया कि अब वहां से वाईफाई सिस्टम जो है, वाईफाई सिस्टम वो भी वहां अवेलेबल रखा गया है। अभी आप आज के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वहां जो जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेजेस में या स्कूलों में, अब उन्हें फ्री वहां से वाईफाई, उनको ये पैसे लेकर वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, लेकिन इजीली। सोफी साहब, वहां पर कॉलेज और स्कूल की जो व्यवस्था है वो पहले से काफी बेहतर हो गई है, अस्पतालों की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हो गई है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी तब्दीली आई है। तो हम देख रहे थे इससे पहले जो, हालांकि इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसके जो एरियाज हैं, 2 एरियाज इसकी, ये तो स्मार्ट सिटी श्रीनगर की स्मार्ट सिटी है, सरकार ने इसको 2 एरियाज में डिवाइड किया है। एक ये है कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जब वो सरकार कर रहे हैं ताकि हर एरिया को डेवलपमेंट, हर एरिया की डेवलपमेंट हो जाए। टाउन प्लानिंग सिस्टम के तहत अच्छी, जिसे हम कहते हैं कि सही यहाँ शहरियत है, ये सिस्टम सही है। और दूसरा ये है कि पैन सिटी सिचुएशन, जो विद इन दिस सिटी जो है पैन सिटी सिचुएशन बेहतर बन जाए, तो वो जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत सरकार ने उसके लिए 2869 करोड़ उसके लिए रखे थे।
अब ये पेन जो है, पेन सिटी सॉल्यूशन जो है, इसके लिए 765, तो इसमें जो कोशिश कर रहे हैं सरकार की टेक्नोलॉजी के हवाले से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाए ताकि लोगों को हर चीज की सहूलियत दस्तयाब हो। और एक एक अहम चीज सरकार ने की है जिससे फायदा हुआ है लोगों को कि इको फ्रेंडली, आपके वहां भी होंगे ना, यही तो मुद्दे हैं, तो इको फ्रेंडली सिटीज बन जाए। पोल्यूशन बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम है पूरी दुनिया को, तो ये तो बढ़ रहा है। श्रीनगर तो कम से कम महफूज था, लेकिन फ्यूचर चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने यहाँ गाड़ियां शुरू की हैं, वो स्मार्ट सिटी बसेस। स्मार्ट सिटी बसेस में एक ये फायदा है कि वो इको फ्रेंडली है, वो बैटरीज पर चलती है, धुआं नहीं है, डीजल और पेट्रोल। सोफी साहब, बेहतरीन जानकारी के लिए, और कश्मीर की जो तमाम वो बातें जो कहीं अनकही हैं, अनसुनी है, वो सारी बातों को आपने यहाँ रखा बहुत बेबाकी से, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं पुनः दोबारा आपके पास आऊंगी, और हेमलता जी से, चूंकि कहीं इनका नेटवर्क ना चला जाए, एक दो चीजें जरूरी बतानी थी कि जो कुछ अभी कुछ करना कुछ है कि जो होना है अभी कुछ है जो अभी करने की जरूरत है, वो भी हम जब हम एज जर्नलिस्ट बात करेंगे तो हम ये कहेंगे इतना तो किया है, एक दो चीजें जो हैं जो वो भी होनी चाहिए। अभी सड़कों को कुशादा करने की जरूरत है, जाम्स हो रहे हैं, वो तो हम सरकार के सामने रख ही सकते हैं कि इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे एयरपोर्ट रोड वहां बन रहा है, तो वहां क्योंकि टाउन्स के हवाले से, सिटीज के हवाले से, तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है साइकिलिंग की है, लेकिन कॉलेजेस, हमारे अहम कॉलेजेस श्रीनगर सिटी में हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां श्रीनगर में हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो हॉस्पिटल्स, जो मेन हॉस्पिटल्स हमारे हैं, दे टू आर इन द श्रीनगर सिटी, तो वहां तक कुछ और करने की जरूरत है और तुरंत करने की जरूरत है। आई होप गवर्नमेंट के पास ये प्रोजेक्ट होता ही है, प्लान भी होता है। आई होप अटेंशन विल बी गिवन टू दैट साइड आल्सो। थैंक यू मैडम। सोफी साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं हम, बहुत बेहतरीन उम्दा जानकारी आपने दी, और ये कार्यक्रम जहां तक भी पहुंचे, सरकार की कानों तक बात पहुंचे या उनके नुमाइंदों तक पहुंचे, पिलकेंद्र सर मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात सुनकर, कि कहीं तक तो पहुंचे ये बात, और जो जिस वजह से हमने ये कार्यक्रम रखा है, शायद कुछ और सुधार, कुछ और बेहतर चीजें होने की जरूरत है, और वो जरूर हों। सोफी साहब, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि सभी जो पटल पर हमारे सुधी जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि बहुत उम्दा जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत विस्तार से, जिसको कहते हैं ना कि बेहतरीन तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और भोली बहन के पास चलते हैं, नंबर 1 सिटी, पहले पायदान पर। ओह, भोली बहन से संपर्क टूट गया है, जब तक वो जुड़ती हैं दोबारा। सतेज के पास चलते हैं, चूंकि आप एक ऐसी जगह से आते हैं जिसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है, वो हब है हर चीज का, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे उद्योग से जुड़ा हुआ हो। पैसा अगर है तो मुंबई में है सबसे ज्यादा। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मुंबई में डेवलपमेंट भी है, हालांकि पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन और क्या कुछ है उसके शहर में, और क्या कुछ कमी है हमारे पटल के माध्यम से। एक मिनट, लगता है भोली बहन हमारे साथ जुड़ गई है, मैं जरा उनको ले लेती हूँ, उसके बाद नेटवर्क इनका साथ नहीं दे रहा है। हाँ, भोली बहन, सतेज, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ, इनका नेटवर्क जा रहा है। तो भोली बहन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप नंबर 1 शहर से हैं, और नंबर 1 जब बोलते हैं तो कॉलर अपने आप ऊंचा हो जाता है, एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग हम भाव में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो कैसा लगता है नंबर 1 सुनने पर, और क्या कुछ परिवर्तन आया, और कुछ चीजें चाहिए तो वो भी जरा हम सुनते हैं कि और क्या चीजों की कमी है, या कुछ लग रहा है कि इस पटल के माध्यम से आप साझा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमस्कार। और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आती हूँ, मुझे इंदौर शहर से बुलाने के लिए विभा जी को साधुवाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत में प्रथम राज्य है जहाँ से स्मार्ट सिटी बनी है। तो
मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी में शुमार हैं, इंदौर और भोपाल। तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। इंदौर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 32 लाख से भी अधिक है और जो इंदौर है वो 530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इतने बड़े शहर को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं है और स्मार्ट सिटी जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक जटिल और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने शहर को एक बार स्मार्ट बना दिया तो वो हमेशा नंबर 1 बना रहेगा। उसके लिए हमें अनवरत प्रयास करना होते हैं और प्रशासनिक ढांचे को और नागरिकों को मिलकर कार्य करना होता है। तो यही एक सबसे बड़ी चुनौती स्मार्ट सिटी की होती है। स्मार्ट सिटी के जो मानदंड स्थापित किए गए हैं, जैसे वहाँ पर पर्याप्त जल आपूर्ति होना चाहिए, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति होना चाहिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए, उसके साथ स्वच्छता होनी चाहिए, है ना? कुशल शहरी गतिशीलता, सार्वजनिक परिवहन अच्छे होना चाहिए, किफ़ायती आवास भी होना चाहिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और जो डिजिटलीकरण है, वो भी होना चाहिए और ये सारे जो मापदंड है, इंदौर काफ़ी हद तक पूरे करता है। मैं आपको एक-एक बिंदु पर इंदौर के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर, पर्याप्त जल आपूर्ति की जहाँ तक बात है तो इंदौर में सभी जगह, सभी एरियाज़ में इंदौर जो है उसको 85 वार्ड और 19 ज़ोन में बाँटा गया है। सभी वार्डों में, सभी ज़ोन्स में यहाँ पर पर्याप्त जल आपूर्ति है। नर्मदा का जल यहाँ पर सभी लोगों को, नागरिकों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यशवंत सागर डैम भी है, वहाँ से भी जल की आपूर्ति होती है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में भी हमें पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है और मल्टीज़ में जैसे कहा जाता है कि दिक्कतें होती हैं, बट हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को, नगर निगम को साधुवाद है। चलिए और भोली बहन आप अपनी बात ज़रूर रखें, लेकिन एक प्रश्न आ गया है, बहुत ज्वलंत प्रश्न है, वो मैं जी, लेना जी, जी, चाहती जी, हूँ। जी। जैसा कि जी, मैंने कहा कि आपका नेटवर्क चला गया था, अब सुरेंद्र जी। भाई साहब जो कि अब धीरे-धीरे व्यंग्यकार बनने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि फिर इंदौर में नेटवर्क कमज़ोर क्यों है जब इंदौर नंबर 1 है। मैं इंदौर में स्वच्छता नहीं हूँ, मैंने स्वच्छता आपको में बताया नंबर था 1 है। कि इंदौर में नहीं हूँ, मैं अभी इंदौर से कनेक्ट नहीं हो रही हूँ। मैं भतीजे की शादी थी, शादी के लिए मैं अभी आगर मालवा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, वहाँ से मैं कनेक्ट हो रही हूँ अभी। तो इस कारण हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो यहाँ पर और मेरी जो सिम है वो वोडाफ़ोन आइडिया, तो आगर में ये थोड़ा-सा सब वो ये नेटवर्क कम सब काम ये करता है। सब हँसी मज़ाक की बात है बोली बहन, आप दिल पर ना लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि स्वच्छता, जैसे सर ने कहा कि स्वच्छता पर नंबर 1 है, तो मैं एक जी, बात बताना चाहती हूँ। पिछले साल मैं इंदौर गई, मैं उज्जैन गई। इंदौर में ढूँढ कर भी मुझे कहीं सड़क के किनारे या कहीं कचरा गिरा हुआ नहीं मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि वाक़ई इंदौर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत साफ-सुथरी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। कचरे की व्यवस्था के लिए यहाँ पर काफ़ी एक सक्रिय प्रणाली की व्यवस्था प्रशासन ने की है। नगर निगम प्रशासन है वो 24/7 काम करता रहता है और घरों से कचरा उठाने के लिए लगातार हर कॉलोनी में गाड़ियाँ, उनका टाइम भी फिक्स किया गया है। अ, जिससे कि क्या है, यदि कोई नागरिक ऐसे हैं जिनको जॉब पर जाना है, तो उनको भी असुविधा न हो, सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए गाड़ियों का, कचरा उठाने वाली गाड़ियों का समय तय किया गया है और वे अपने समय से आके गीला कचरा, सूखा कचरा और जो सैनिटरी और दवाइयाँ वगैरह इस टाइप का जो कचरा होता है, उनको वो अलग-अलग हिस्सों में गाड़ियों में अपने साथ लेकर जाती हैं। सभी घरों से कचरा एकत्र करती हैं। फिर उस कचरे को ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुँचाया जाता है और वहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, जिसको देखने के लिए देश-विदेश से लोग अभी तक आ रहे हैं और देखकर जा रहे हैं, ताकि वो ऐसी ही प्रणाली अपने यहाँ पर लागू कर सकें और इसके लिए नगर निगम को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। किफ़ायती आवास की मैं बात करूँ तो वाक़ई में इंदौर जैसे बड़े शहर में अ, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके बावजूद यहाँ पर गरीबों को
7 लाख रुपए में, मात्र 7 लाख रुपए में 1 बीएचके और 14 लाख में 2 बीएचके उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं नहीं समझती कि इससे कम दाम में कहीं ये सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि इंदौर में वाक़ई ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो गरीबों का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन की बात करूँ, तो परिवहन के लिए यहाँ पर बीआरटीएस है, नागरिकों के लिए सिटी बस की व्यवस्थाएँ हैं, आई बस का भी संचालन किया जा रहा है और अब तो मेट्रो भी शुरू हो गई है। तो नागरिकों का मतलब सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसमें मैं कहूँ कि नागरिकों का भी विशेष योगदान है, क्योंकि कोई भी प्रशासन कितनी भी कुशलता से कार्य कर ले, यदि नागरिकों में सिविक सेंस नहीं है, तो वहाँ का प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो इंदौरियंस भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं और यदि कोई अन्य व्यक्ति यदि कुछ कर भी रहा है ऐसा, तो वो उसको भी टोक देते हैं। कई बार क्या होता है, इंदौर इतना बड़ा शहर है, बाहर से भी लोग आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। बाहरी लोग भी यहाँ, अब एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, तो यहाँ लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो कई बार उनको जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ के लोग उसमें भी नंबर 1 की भूमिका निभाते हैं कि हमारा शहर जो स्वच्छ है, उसे आप कृपया गंदा न करें। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर मजबूत आईटी कनेक्टिविटी भी है और डिजिटलीकरण में भी काफ़ी काम किया है प्रशासन ने। जैसे 311 ऐप बनाया है नगर निगम में, उसमें कोई भी व्यक्ति नगर निगम से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। उसका समाधान 24 आवर्स में किया जाता है। और जैसे बिजली आपूर्ति के लिए भी उन्होंने 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं जो नेट पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति बिजली से संबंधित समस्या के लिए उस नंबर पर फ़ोन कर सकता है और 24 आवर में उस समस्या का समाधान किया जाता है। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इंदौर में डेटा एकत्रीकरण के लिए एक बहुत अच्छी तकनीक विकसित की गई है। तो उससे डेटा जो है, सभी प्रकार का डेटा एकत्र किया जाता है और उस डेटा से प्राप्त जानकारी का जो उपयोग है, वो संपत्ति, संसाधनों और सेवाओं के कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और बदले में फिर उस डेटा से परिचालन को बेहतर बनाया जाता है शहर भर के। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है इंदौर में, जो प्रशासन के माध्यम से लागू की गई है और भी निरंतर यहाँ पर कार्य चल ही रहा है। अभी हालाँकि कुछ समय पहले, अब चूँकि जैसे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलता रहता है। इंदौर में भी कई सारे जगहों पर कुछ न कुछ नया होता ही रहता है। सौंदर्यीकरण को यहाँ पर काफ़ी स्थान दिया जा रहा है। शहर के लगभग हर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। छप्पन दुकान यहाँ का यदि आप आए होंगे इंदौर तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी फेमस है। फ़िल्म उद्योग के लिए भी यहाँ पर अब काफ़ी संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं और फ़िल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर होने लगी है। इंदौर चूँकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, इंडस्ट्रियल यहाँ का जो एरिया है पूरा, तो उसमें भी, उसके कारण भी यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषण और इसकी समस्या थोड़ी अधिक होती है। उसके लिए भी यहाँ पर बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। लगातार पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ ऐसी स्कीम है कि कैसे हम जल का संरक्षण करें, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें, पेड़ों को हम अधिक से अधिक लगा सकें, क्योंकि शहरों में सिमेंटीकरण के कारण इन सब चीज़ों की बड़ी समस्या हो जाती है। तो इंदौर में एक ग्रीन एरिया, हर क्षेत्र में जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान, कहीं यदि रोड्स भी बन रहे हैं तो बीच में एक ग्रीन पट्टी ज़रूर उसमें बनाई जा रही है। और जैसे राजवाड़ा, जो कि इंदौर शहर का व्यस्ततम क्षेत्र है, उसके बावजूद वहाँ पर भी उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अलग से वॉल बना करके उस पर गमले पूरे टांगे गए हैं। आप यदि गए होंगे तो आपने देखा होगा और वो गमले सभी आने जाने वाले नागरिक, सही कह रही हैं आप। मैंने देखा है। बोली बहन, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सुंदर सीमित शब्द समय में आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और चूँकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमारे पास वक्ता आज ज़्यादा है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। सतेज, जो कि औद्योगिक नगरी से आते हैं, मुंबई मालामाल कर देने वाला शहर है, बहुत पैसा है वहाँ, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है।
अगर कुछ कमी है तो वो सतेज हमें बताएंगे क्या कमी है। सतेज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते मैम। तो जैसे कि मुंबई एक सपनों का शहर है। यहाँ हर कोई सपने लेके आता है और बहुत काफी हद तक वो सपने ये शहर पूरे भी कर देता है। मुंबई तकरीबन 603 स्क्वायर किलोमीटर का में फैली हुई है और यहाँ 2.25 करोड़ 2.15 करोड़ लोग आबादी बसती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी लोक संख्या की घनता होगी और इतनी लोक संख्या को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेज करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो और एक भोली बहन ने एक मापदंड बताया कि किफायती घर, वो तो मुंबई में मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है वहां पर। यहाँ मुंबई के बाहर की भी अगर बात करें, उपनगरों की बात करें, तो भी अगर 2 BHK घर भी अगर आप कोई आदमी सोचे तो वो 1 करोड़ के नीचे तो मुश्किल है सोचना। तो रही बात स्मार्ट सिटीज के बारे में, तो स्मार्ट सिटी दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रीन फील्ड एंड दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड माने जो सिटी शुरुआत से बनाई जाए उस तरह से प्लानिंग करके बनाई जाए, और दूसरा होता है जो ब्राउन फील्ड माने कि एग्जिस्टिंग सिटी है उसे किस तरह से स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाए। तो अगर हम देखें कि किस तरह से मुंबई को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ रेल लाइन को रेलवेज है जहाँ मुंबई की लाइफलाइन बताया जाता है और हर मिनट पे काम चलता है यहाँ। उसके साथ साथ मेट्रो की भी मुंबई में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत जल्द वो भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो सबसे वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड है। तो उस पे प्रेशर कम करने के लिए नवी मुंबई में दूसरा एयरपोर्ट प्लान है और बहुत जोर शोर से काम भी चल रहा है। तो बहुत जल्द नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी बन जाएगा। तो एक तो है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्मार्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि जो स्ट्रीट लैंप्स है या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे स्मार्ट बनाने के लिए रियल टाइम डेटा फीड वहाँ से ले सकते हैं हर जगह से, और वो सेंट्रलाइज हो। तो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो कहाँ पे, तो जो सेंट्रलाइज बॉडी है उन्हें तुरंत रियल टाइम में पता चल सके कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। उस वजह से अगर रोड ब्लॉक हुआ है तो आने जाने वाले लोगों को अल्टरनेट रास्ते रियल टाइम में अगर दिखाया जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफ़ी हद तक इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरा होता है एक पब्लिक सेफ्टी। तो जो सीसीटीवीज और मोस्ट ऑफ द शहर सीसीटीवी से कनेक्टेड है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर बहुत हद तक अगर सेंट्रलाइज किया जाए तो पब्लिक सेफ्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी आसानी होगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर कहीं आग लगती है या फायर फाइटर से किसी बड़ी बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए जाए, तो अगर सीसीटीवी होगा या कहीं से उस तरीके से वो और आसानी से मैनेज कर पाना पॉसिबल होगा। साथ में वेस्ट मैनेजमेंट भी इसका एक हिस्सा है, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज के लिए ये किया जा सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट्स का जो बीन्स होते हैं
वो फुल होने के बाद अपने आप वो अलर्ट चला जाए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, कि वो टाइमली उसे माइक से बंद ये कर सके। एक एनर्जी मैनेजमेंट का भी मापदंड है इसमें, जिसमें जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है उनमें ये देखा गया कि सामान्य तौर पर 30% की एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये अगर स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट किया जाए कि जैसे कि जो एरिया जहाँ पे यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ के लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम हो या बंद हो जाए, तो उससे भी एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम किया जा सकता है। साथ ही बचत हो अभी जाएगी। गवर्नमेंट में जी, बचत हो जाएगी। जी। गवर्नमेंट जो अभी सोलर का लेके आ रही है, कि हर घर सोलर प्लांट उभारने के लिए या बिल्डिंग्स में प्लांट उभारने के लिए, तो उससे एनर्जी बचत तो होगी ही, और एनर्जी बचत करना वही एनर्जी बनाने के जैसा ही है। साथ में जो वाटर सप्लाई होता है, बहुत जगह देखा जाता है कि वाटर लीकेजेस होते हैं। तो अगर ये सिस्टम किसी तरीका बनाया जाए कि ये डिटेक्शन हो, ऑटो डिटेक्शन अगर हो कि कहाँ पे लीकेजेस हो रहे हैं, तो पानी की बचत बहुत बड़ी मायने में हो सकती है। और रियल टाइम वाटर कंजम्पशन कितना हो रहा है वो भी पब्लिक जान सकती है कि हमारा वाटर कंजम्पशन कितना हो रहा है, उस हिसाब से हम लिमिटेड वाटर कैसे यूज करें, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कर सकते हैं। सतेज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप जल्दी-जल्दी अपनी बात ख़त्म करें। उससे पहले बहुत सारे सुधी श्रोता जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके संदेश आ रहे हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ती हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय घायल जी बेहतरीन शायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी इसी प्रकार बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करें क्योंकि हम एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे पास बहुत ऐसे-ऐसे विषय रहे हैं जिस विषय से समाज का कल्याण हो सकता है, समाज की जो बातें हैं वो हमारे आला अधिकारियों तक पहुँचे, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं। सतेज, आपका बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। चूँकि हमारे पास समय थोड़ा-सा कम है, तो डॉक्टर आरती के पास चलते हैं। मुज़फ्फरपुर एक छोटा-सा शहर, लेकिन आज उसकी एक अपनी अहमियत है। तो ज़रा बताएँ मुज़फ्फरपुर में क्या है और क्या नहीं है? स्वागत है आपका। सभी को सादर नमस्कार और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है स्मार्ट सिटी के मद्देनजर। जो भी पटल से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा सादर नमन है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर तो है, लेकिन ये बिहार की साहित्यिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर 4 सिटी को पछाड़कर ये अपनी दावेदारी उपस्थित कर पाया, जिसमें पटना, भागलपुर ऐसे शहर थे और जिन्होंने बहुत अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स दिए थे। फिर भी मुजफ्फरपुर में ये विशेषता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं। जैसे कि ये लीचियों का शहर है, यहाँ की लहठी बहुत फेमस है। यहाँ खुदीराम बोस एक स्टेडियम है, क्योंकि खुदीराम बोस जी यहाँ पर उनको फांसी दी गई थी। और गांधी जी की यात्रा भी, चंपारण की जो यात्रा थी वो यहाँ से ही शुरू हुई थी। एलएस कॉलेज अपने में एक बड़ा सा कॉलेज है, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे वो यहाँ से पढ़े। और ये साहित्यकारों की भूमि रही है, रेणु है, दिनकर हैं। तो हर तरीके से ये अपनी ऊर्जा को, अपने विरासत को बचाई हुई है। अब बात ये है कि जो यहाँ की पब्लिक है वो इस विरासत को कितने अच्छे से सहेजती है और अपने शहर को कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। तो प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर बहुत सारे काम, जो स्मार्ट सिटी परियोजना का गठन किया गया और इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं नगर निगम के तहत। तो सबसे पहली जो चीज हुई कि वो गैस पाइपलाइन का बिछाव शुरू हुआ, नाला का निर्माण शुरू हुआ, ताकि वो कनेक्टिविटी बने रहे और गैस पाइपलाइन के थ्रू ही
सब जगह कनेक्शंस हो। तो खुदाई का कार्यक्रम बहुत चालू है यहाँ पर। दूसरी चीज सीसीटीवी हर चौराहे पर, मतलब ये ट्रैफिक जाम का सिलसिला तो बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जब से इसमें काम शुरू हुआ कि सीसीटीवी हर जगह लगा है, ट्रैफिक लाइट्स लगे हैं, उसके मिनट्स बने हुए हैं, जैसे आम तौर पे शहरों में होता है, मेट्रोपॉलिटन्स वगैरह में ये सारा सिस्टमेटिक है। लेकिन छोटे जगह में थोड़ा सा नियमों का पालन करना या नियमों के अवेयरनेस जो है ये उतना नहीं हो पाता है। तो अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। जी आरती जी, आप सभी वक्ताओं से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ, तो वो सीसीटीवी कैमरा लग गया है, लाइट्स लग गए हैं, रात में भी अब कहीं भी आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। पहले थोड़ा-सा लगता था कि इंटीरियर एरिया है या पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे कैसे हम जाएँगे, लेकिन लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई है। फ्लाईओवर्स में भी पूरा मतलब कहीं और गश्ती होती है, पुलिस दल की पेट्रोलिंग वो हमेशा चालू रहता है, तो एक सुरक्षा की भावना आ गई है। दूसरी चीज़ जो एक सौंदर्यीकरण का है, तो हमारे यहाँ 4 पार्क्स हैं जिसका ब्यूटिफिकेशन चालू है, लेकिन ये कि ये बहुत मतलब स्लो प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है कि कागज पे हम किसी चीज को लिख दें और वो तुरंत हो जाए, तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। लेकिन अमृत महोत्सव के इस पे बहुत जगह जगह जो हरियाली वाली प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और पार्क्स बन रहे हैं। दूसरा था स्पोर्ट्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स जिम्स, तो हमारे यहाँ नेहरू स्टेडियम है जिसमें ये अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स के हैं या जिम्नाजियम का है, ये वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। फिर कचरा प्रबंधन एक मेजर फैक्टर होता है कि आप अपने शहर को कितना स्वस्थ और सुंदर रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। तो उसके लिए भी नगर प्रशासन की तरफ से है जो गाड़ियां आती हैं गीला कचरा और सूखे कचरे की। फिर भी मुझे लगता है कि ये पब्लिक की तरफ से ज्यादा अवेयरनेस अगर हो तो ये सारे प्रबंधन करने में आसानी होती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो टाइम से तो आती ही है गाड़ियां, लेकिन आप अपने घर को कितना स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही शहर को के प्रति कितना लगाव है, तो वो एक जरूरी बात है। फिर एक आगे है जो हमारे यहाँ तालाब मन है, बहुत उसमें पानी है, तो उसको भी ब्यूटीफाई करने के उसमें घाट प्रॉपर बने, क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, छठ एक महापर्व है, तो उसके लिए तालाब और नदी ऐसा कुछ मन की जरूरत होती है, तो उसको बचा कर रखना और उसके तट का खूब सुंदर से निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, तो इस पे भी काम चल रहा है। फिर वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसकी सारी जो गंदगी या पानी आती है वो मन में जाती है या नदियों में जाती है, तो वाटर ट्रीटमेंट का भी यहाँ पर एक सुचारू रूप से उसका पैनल अभी बन रहा है। एक्चुअली ये भी मतलब प्रोसेस में ही है, मैं कहूँगी 30-35%, 40% तक काम हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है। एक मेडिकल फैसिलिटी की बात जैसे सर बोल रहे थे, तो हमारे यहाँ भी ये कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि ऑनलाइन या 24 घंटे वो मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा मिल सके घर बैठे भी, जैसे जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो उन लोग को भी वो सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, मतलब उस रूप में नहीं हो पा रही है प्रगति। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बस स्टैंड का निर्माण एक होना था, तो वो उतने अभी सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। ई-रिक्शा, जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ई-रिक्शा या स्मॉल बस जो नगर निगम की बस होती है, वो बसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ई-रिक्शा का ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं है। तो ये थोड़ा-सा अभी काम बहुत स्लो है। और एक पर्यटन का सूचना केंद्र की भी स्थापना एक होनी चाहिए थी, वो भी बाकी है। और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये बनाने का प्रस्ताव है, तो वो भी अभी प्रोसेस में है। तो मैं अभी कहूँगी कि ये अभी इन्फेंसी एज में ही है, अभी पूरा वो है एडोलेसेंट एज में ही है, उतना काम नहीं हो पाया है जिस प्रगति से होना चाहिए था। लेकिन अगर जागरूकता हमारे अंदर भी आ जाए, प्रशासनिक तौर पे जो कार्य हो रहे हैं, जो उनको मॉल्स बनाने हैं, नगर निगम का शॉपिंग मार्ट बनाना है, या और भी जो उनके प्रस्ताव में प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन को लेकर, मेडिकल फैसिलिटी को लेके, हेल्थ को लेके, वाटर ट्रीटमेंट को लेके, नाला को लेके, कचरा प्रबंधन को लेके, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेडलाइन तक तो वो कंप्लीट नहीं होंगी, उनका एक्सटेंशन 1-2 साल और बढ़ेगा। जी, तो मैं 2-4 पंक्ति ये कहना चाह रही थी जी, स्वागत है। अपने शेर के माध्यम से कि जरूरत है समझने की, नहीं है बात कहने की।
जरूरत है समझने की, नहीं है बात कहने की। सड़क बिजली दवा पानी, हुई है बात सपने की। सड़क बिजली दवा पानी, हुई है बात सपने की। बिछाकर कांच कहता है, इजाजत है टहलने की। बिछाकर कांच कहता है, इजाजत है टहलने की। दुआ अब दीजिए साहब, दुआ अब दीजिए साहब, चमन में फूल खिलने की। दुआ अब दीजिए साहब, चमन में फूल खिलने की। तो हम सभी का यही स्वप्न है और यही हम दुआ करते हैं कि जो भी हमने सोचा या प्रशासन ने जो भी सोचा उसको पूर्ण रूप से उतार सके और सबका सहयोग रहे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, मेरे मन की बात आपने कह दी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आरती जी अगर 4 पंक्तियां कह देती इस मुद्दे को लेकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे मन की बात आप तक पहुंच गई। टेलीपैथी का जमाना आ गया है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, चूंकि मैं दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई हूँ, तो दिल्ली वैसे तो राजधानी है, देश का सिरमौर कह सकते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें, गंदगी की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, तो वो नंबर 1 पर है। और भोली बहन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ उज्जैन और जो इंदौर है, वहाँ के लोग स्मार्ट हैं, स्मार्ट लोग हैं, इसलिए स्मार्ट सिटी है वो। तो दिल्ली में क्या है कि हम कहीं भी कचरा आसानी से फेंक देते हैं और हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता है। शायद यही कारण है कि दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। जैसे कि स्मार्ट सिटी कहलाने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है, तो हमें भी कभी ना कभी गर्व महसूस हो। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कचरा अपने बैग के अंदर रखती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत वो है, मेरी आदत है कि मैं बाहर नहीं फैलाती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कचरा बहुत ज्यादा आप देखेंगे दिल्ली के किसी भी इलाके में, पॉश एरिया को अगर छोड़ दें आप, अगर जनपद को छोड़ दें और साउथ दिल्ली को छोड़ दें, अगर आप वेस्ट दिल्ली की तरफ आए तो शायद आपको लगेगा कि गांव इससे बेहतर है। बहुत स्थिति गंभीर है। खैर, अब हम अपने व्यंग के सम्राट के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत तो सर, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के आपका अभिनंदन करती हूँ। और सभी श्रोताओं से नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बेहतरीन कवित्री, बहुत अच्छी एंकर, बहुत बहुत स्वागत है। और गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को आप सभी शेयर करते चलें। जी सर, कहें। हाँ, सबसे पहले तो संस्था का अभिनंदन करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस परिचर्चा का आयोजन किया। हालांकि साहित्य का विषय तो कविता, कहानी, निबंध और वो रहते हैं, लेकिन आपने उससे अलग हटकर अपने सामाजिक और अपने राष्ट्रीय सरोकारों का परिचय दिया और एक स्मार्ट सिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस परिचर्चा का आयोजन किया। और उसमें महाराष्ट्र, कश्मीर और बिहार जैसे, और आप तो खुद दिल्ली के ही थी, और मध्य प्रदेश को भी शामिल करके पूरे अखिल भारतीय स्तर की इस परिचर्चा का आयोजन किया और उसने मुझे अपनी बात कहने का भी अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उज्जैन महाकाल की नगरी से हूँ। महाकाल महालोक बनने के पहले उज्जैन का परिचय देना पड़ता था, लेकिन अब उज्जैन का परिचय यह कहकर नहीं देना होता कि ये शिप्रा की नगरी है, महाकाल की नगरी है, कालिदास की नगरी है, विक्रमादित्य की नगरी है, डॉक्टर सुमन की नगरी है। लेकिन अब चूंकि महाकाल महालोक बन गया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई दशा के साथ एक नई नगरी का निर्माण हुआ है। 7 लाख की टोटल पॉपुलेशन है। अब आप तो कहाँ 21 लाख, कहाँ 25 लाख और कहाँ 15 करोड़ भाई। मुझे आपने मुजफ्फरनगर की जनसंख्या का नहीं जिक्र किया, वरना उसको भी मैं कोट कर देता। तो कुल 7 लाख की पॉपुलेशन उज्जैन की है। लेकिन आज महाकाल महालोक के कारण जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित हुआ है, महाकाल महालोक कॉरिडोर का निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत था। आज 50,000 से 1 लाख पर्यटक और श्रद्धालु रोज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। 50,000 से 1 लाख। अब उस शहर में विकास के पंख तो लगना ही है और उसका मूल आधार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ही है। 2017 में हमारे यहाँ लागू हुआ। टोटल इसका जो बजट था वो 1056 करोड़ था। 85 प्रोजेक्ट थे, 43 पूरे हुए हैं और अभी 38 प्रोजेक्ट पूरे होना बाकी है। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए दिए ताकि हमें पता रहे कि कितने प्रोजेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट थे, उसमें कितने पूरे हुए, कितने कागज पर पूरे हुए। बड़ा दुखद है। लेकिन मेरी एक परिकल्पना है, खासकर इंदौर को लेकर
इंदौर के संदर्भ में, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है, और बड़ी अच्छे ढंग से भोली बहन ने इसका परिचय दिया, विस्तार से दिया, सटीक दिया। स्मार्ट सिटी योजना बनने के बाद भी यदि हमारे नेता स्मार्ट नहीं है, हमारे अधिकारी स्मार्ट नहीं है, हमारा मीडिया स्मार्ट नहीं है, हमारे नागरिक स्मार्ट नहीं है, तो हम किसी भी स्मार्ट सिटी जैसी योजना में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। इंदौर के विकास का सबसे बड़ा मुख्य कारण वहां के स्मार्ट नेता, वहां के स्मार्ट अधिकारी, वहां का स्मार्ट मीडिया और वहां के स्मार्ट नागरिक, जो समय समय पर अपनी बात प्रशासन और शासन के समक्ष बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े जज्बे के साथ उठाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो स्थिति उज्जैन में नहीं है। इंदौर नंबर 1 है स्वच्छता में, हमारा उज्जैन नंबर 10वें पर है। इतनी मतलब स्वच्छता की बात करें या स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी विकास हुआ है, हमारा स्मार्ट सिटी का ऑफिस हमारे पास में ही है, घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। वहां 4 बड़े बड़े स्लोगन लिखे हैं, स्वच्छ उज्जैन, ग्रीन उज्जैन, उत्कृष्ट उज्जैन और उज्जवल उज्जैन। मुझे लगता है इन चारों बातों में स्मार्ट सिटी की सारी परियोजना आती है। स्वच्छ उज्जैन, ग्रीन उज्जैन, उत्कृष्ट उज्जैन और उज्जवल उज्जैन। योजना तो है 1063 करोड़ की, 2017 में शुरू हुई, 2022 में इसके पूरी होना थी, लेकिन वो कोविड के कारण 2-3 साल तो आगे बढ़ना, इतने बड़े प्रोजेक्ट में बढ़ना ही थे। विकास तो हुआ है, सबसे बड़ा विकास तो महाकाल महालोक के निर्माण का है, जिसने उज्जैन के विकास को पंख लगा दिए। इसका पूरा श्रेय आप कहेंगे तो धर्म का विकास है, लेकिन धर्म की इस संस्था के विकास के साथ साथ उज्जैन के कई क्षेत्रों का विकास हुआ। अभी अवैभी जी आप आए थे उज्जैन, आपने देखा चारों तरफ उज्जैन में विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ। मतलब नए नए यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं, नए नए होटलों, ताज होटल का जन्म में शुरू हो गया, कितनी बड़ी बात है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो तो इंदौर में भी नहीं है, लेकिन उज्जैन में शुरू होने वाला है, ताज उज्जैन में आ रहा है। सबसे बड़ी मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, एक तो महाकाल महालोक जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका, लेकिन कुछ स्मार्ट सिटी में ऐसी योजनाएं भी हुई हैं जिसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाया, जिससे हम कह सकते हैं विशुद्ध रूप से हमने पैसे का वो व्यर्थ किया है, उससे हमने व्यस्त किया है। एक हमारे यहाँ बन गया है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जिसमें 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 12 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए हैं। दुर्भाग्य से 3 साल से वो बंद पड़ा है। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और वहीं पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 30 करोड़ रुपए का और भी लगा हुआ है। कितने दुर्भाग्य की बात है, पब्लिक के पैसे का कितना बड़ा वेस्टेज है। 3 करोड़ का स्विमिंग पूल 3 साल से बंद पड़ा है, उसका उद्घाटन हुआ और उसका उपयोग ही नहीं शुरू हुआ। एक हमारे यहाँ जैसे जो ग्रीन उज्जैन की कल्पना थी, उसमें जगह जगह वृक्षारोपण करना, बगीचों का विकास करना, मयूर वन की स्थापना हुई है, उसमें 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप क्या उम्मीद करते हैं मयूर वन में कितने लोग वहां पर उस बगीचे का लाभ लेने के लिए सुबह शाम जाते होंगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 25 लोग भी नहीं जाते। कारण ये कि उसके पास पहले से ही एक बगीचा स्थापित है, अनुभूति पार्क, जिसका लाभ लोग कई वर्षों से ले रहे हैं। तो जो बगीचा पहले से वहां स्थापित है, उसके पास आप स्थापित किसी बगीचे में एक नई विकास की योजना बनाते हैं, तो आप कैसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? तो वो जो मयूर वन, मतलब एक तरह से उस उद्यान का जो विकास हुआ, उसमें जो खर्च किया, वो एक तरह से पब्लिक के पैसे का वेस्टेज था। हमारे यहाँ जो भूमिगत लाइन्स डाली जा रही हैं, अभी हाल ये है कि उज्जैन की कई सड़कों में खुदाई है, लोगों का आवागमन उससे प्रभावित हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे। होता यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, और कई कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ छोड़ के भाग गए हैं, जिसके कारण ये विकास लंबित हो रहा है। कई कॉन्ट्रैक्टर काम अधूरा छोड़कर भाग गए हैं, उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलता। अब सड़कों के विकास की बात करें, ठीक है, सड़कों का चौड़ीकरण करना इसके अंतर्गत आता है, सड़कों की तो खुदाई कर रखी है आपने, हर कॉलोनी में सड़कें खुदी हुई हैं।
सीवरेज प्लांट के उसके लिए, लेकिन उस पर कोई रिपेयर की चिंता नहीं है। अब होता क्या है कि पब्लिक विरोध इसलिए नहीं करती क्योंकि आप लोग में व्यंग्यकार की बात नहीं कर रहा, ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, पब्लिक आजकल ऐसी योजनाओं की विरोध इसलिए नहीं करती कि लोग समझते हैं तो पॉलिटिकल है, आप देशद्रोह है आपका, क्या आप सरकार की किसी योजना का विरोध कर रहे हैं। मीडिया विरोध कर नहीं सकता क्योंकि मीडिया तो मैनेज किया हुआ है। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, वो मुझे बताते हैं कि सरकार के जो सचिव हैं जब भी मीटिंग लेते हैं, वो मीटिंग में कहते हैं कि हम आपको विज्ञापन सिर्फ इसी शर्त पे दे रहे हैं कि आपको सरकार की योजनाओं का सिर्फ प्रचार प्रसार करना है, उसके विरोध में कुछ भी प्रकाशित नहीं करना। अब आप बताइए, जब मीडिया ऐसे मैनेज हो जाएगा, इंदौर की बात मैं नहीं कर रहा, वहां मीडिया स्ट्रांग है, तो कैसे विकास होगा? स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट थे वो कैसे पूरे होंगे? नहीं हो पाते। उज्जैन की यही स्थिति है, दुर्भाग्य है। अभी ये हालत है कि ठीक है, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन का सारा फोकस महाकाल महालोक के प्रति है। मतलब आपका आपका जो फोकस महाकाल के प्रति है तो पूरा उज्जैन पीछे की तरफ चला गया। तो उज्जैन शहर के जो नागरिकों की समस्याएं हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, कचरा प्रबंधन प्रभावित हो रहा है, ट्रैफिक सिस्टम डिस्टर्ब है। वो जो आप सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ चौराहे पर भी लगे हुए हैं, उसमें देखिए, उसमें उन्होंने खर्च किया हुआ है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर 35 करोड़ रुपए, लेकिन कहीं ट्रैफिक पर कोई कंट्रोल नहीं है। चालान कहाँ बनते हैं पता ही नहीं चल पाता। बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बसें हैं वे बीच चौराहे पर खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक को जाम करती हैं। आज बिना लाइसेंस के हजारों की संख्या में यहाँ पर ई रिक्शा चल रहे हैं। आपने अभी ई रिक्शा की बात की ना, योजना ये थी कि हम वो उसकी बिजली की बसें चलाएंगे, बैटरी की बसें चलाएंगे ताकि प्रदूषण ना हो। प्रदूषण ई रिक्शे से भी नहीं होता, लेकिन 10,000 की संख्या में ई रिक्शे चलना एक छोटे से शहर में ट्रैफिक को कितना अस्त व्यस्त कर देता होगा, इसका अंदाज तो आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। उसमें से 3 या 4,000 जो ई रिक्शे हैं उनको लाइसेंस है, बाकी तो सब हमारे यहाँ के जो महान स्थानीय नेता होते हैं उनकी कृपा से होता है। तो ये जो जब तक अभी भी आज सुबह मैंने घूमने में एक से बात की थी, बोले हमारा ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। अब बताइए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जिस स्विमिंग पूल की मैंने आपसे बात की उसका 3 करोड़ का बजट था शुरू में, 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, और जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ कहा गया कि इस स्विमिंग पूल के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3 साल हो गए, बिल्कुल उपयोग नहीं है। पब्लिक का पैसा है ना, हम आप सब लोगों का पैसा है। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 12 करोड़ में कंप्लीट हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई? मीडिया नहीं कहेगा, पब्लिक विरोध नहीं कर सकती, प्रशासन का नियंत्रण नहीं है क्योंकि लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बात अपनी रख सकते हैं। ये भी हम अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करते हैं स्वयं के लिए, हम इतनी हिम्मत रखते हैं। जी जरूर। नहीं, जो सच है उसको सच बोलना चाहिए। जो शेर जो आपने पढ़ा दुष्यंत कुमार जी की याद आती है, इन बेपनाह अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूं, इन बेपनाह अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूं, है ना। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन तो नहीं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन तो नहीं। कैसे शुतुरमुर्ग की तरह हम अपने मुंह को जमीन में डाल लें और कुछ देखे नहीं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सड़कों पर आप इस वक्त उज्जैन धार्मिक शहर है ना, संस्कृति की नगरी है, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। आप आश्चर्य करेंगे, जिस प्लेसेस में मेरा मकान है आप आए हुए हैं, 6 वहां पर डॉग्स हैं, 6। आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको डर रहता है कभी कोई डॉग आपको काट न ले। और नगर निगम का ऐसा कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ना तो हम इनको पकड़ सकते हैं, ना इनको पकड़ के हम जंगल में छोड़ सकते हैं, नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। स्मार्ट सिटी में आवारा पशु और आवारा ये श्वान, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कानून व्यवस्था की हालत तो जैसे हर शहर में होती है, वो उसका तो स्मार्ट सिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन होना चाहिए स्ट्रिक्ट, लेकिन उतने अनुशासन वाली बात इसमें नहीं आती। बहुत सारी बातें हैं जिनको कहा जा सकता है। एक नूतन स्कूल बना हमारे यहाँ 36 करोड़ रुपए का। 36 करोड़ रुपए एक स्कूल के निर्माण में, क्या होगा उस स्कूल में? 36 करोड़।
इसके पहले एक कॉलेज की बिल्डिंग बनी थी, लड़कियों का कॉलेज था, वो उज्जैन शहर से 6-7 किलोमीटर दूर बना दिया गया। मंदिर के, आपने वो मंदिर देखा होगा जब काल भैरव मंदिर आप गए थे, तो वहां बीच में लड़कियों का कॉलेज बना दिया गया। कॉलेज बनने के बाद लड़कियां वहां शिफ्ट की गई, तो उनको 2 महीने बाद पता लगता है कि भाई ये कॉलेज तो अब रिस्की है। बनने के बाद तो उस कॉलेज को शिफ्ट किया गया सिटी में, और सिटी में जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उस कॉलेज को वहां पर उन्होंने शिफ्ट किया, एक मंदिर के पास, जो कि एक सुनसान जगह पर है। तो ऐसा कैसा विकास है? हमें स्मार्ट सिटी बनाना है, आपको स्मार्ट अधिकारी होना चाहिए, स्मार्ट नेता होना चाहिए, स्मार्ट मीडिया होना चाहिए, स्मार्ट नागरिक होना चाहिए, जो मतलब समय समय पर अपना विरोध दर्ज करा सकें। लेकिन वो विरोध दर्ज करने का ना साहस ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी हमारे यहाँ विकास हो रहा, हम कहते हैं ना गिलास आधा भरा हुआ है, तो ठीक है, आधा भरा, ये संतोष की बात है। कुछ तो है, वो सुबह कभी न कभी तो आएगी, आज नहीं तो कल बाकी के प्रोजेक्ट पूरे होंगे, सही ढंग से पूरे होंगे, यहाँ की जनता को मिलेगा। ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होंगे जिनका लाभ जनता को मिले। शिप्रा शुद्धिकरण, शिप्रा पुण्य सलिला शिप्रा कहते हैं, सिंहस्थ बनता शिप्रा के तीर्थ पर। परसों की बात है कि उसके राम घाट पर हजारों की संख्या में मछलियां मरी पड़ी थी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुद्ध पेयजल आपको देना है, आपको नदी का शुद्धिकरण करना है, लेकिन वो खान नदी है इंदौर की, उसका पानी पूरा जो है उज्जैन में आकर मिलता है, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यदि मैं आज ये फेसबुक पर फोटो डालता हूं कि उज्जैन की शिप्रा नदी के राम घाट पर मछलियां मरी पड़ी हैं, तो मुझे लगता है मुझे कई नेताओं के फोन आ जाएंगे कि आप क्यों बदनाम कर रहे हैं अपने शहर को। लेकिन ये तो सच है ना, राम घाट पर इतना जहरीला पानी है कि शिप्रा नदी के तट पर मछलियां मरी, कई बार ये आता है। पेयजल नहीं है शुद्ध, एक मतलब पानी समय पर आते ही नहीं है। गंभीर नदी में पानी है, 1-1.5 महीने अगर बरसात नहीं होगी तो पानी खत्म हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बन रही है तो कम से कम आप 24 घंटे नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे तो पानी दीजिए जनता को, लेकिन नहीं दे पा रहे। तो जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं हो रहा, खर्च वहां हो रहा है जहां खर्च नहीं करना चाहिए। तो ऐसी योजनाओं का जिसका जनता को लाभ ही ना मिले, हम क्या करें? हमारा एक तारा मंडल बना है, आप आश्चर्य करेंगे, तारा मंडल, उसमें बैठकर आप पूरे नक्षत्र मंडल की सैर कर सकते हैं। वो एक ऐसी जगह बना दिया गया जहां कोई जाते ही नहीं है। और उसके साथ भी वही हुआ, 4 करोड़ की योजना थी, बढ़कर वो 8 करोड़ हुई। जब उसका उद्घाटन हुआ तो कहा गया 12 करोड़ रुपए इसमें लगे, पब्लिक का पैसा। ये स्थितियां हैं और ये हर योजना के साथ यही हो रहा है। तभी मुझे आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक मित्र ने कहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन यदि कहीं हो रहा है, क्योंकि बजट बहुत है ना। अगर नदी में मछलियां कब पानी पीती हैं कब नहीं पीती हमें क्या पता, लेकिन यहाँ तो मछलियां नहीं है, यहाँ कछुए भी हैं, यहाँ मगरमच्छ भी हैं जो उस पूरी नदी को सोख लेने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। लेकिन उनकी तरफ उंगली उठाने वाला मीडिया हमारे यहाँ निष्क्रिय है, नेता हमारे यहाँ निष्क्रिय है, नागरिक हमारे यहाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं जितना जागरूक, जितना जिम्मेदार, जितना जवाबदार, जितना चेतना संपन्न होना चाहिए वो नहीं है। जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते, विरोध वहां करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। तो ये विसंगतियां, ये विडंबनाएं, ये विद्रूपता है हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। शुक्रिया सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने बेबाकी से दी है और तमाम उन पहलुओं पर आपने गौर किया है, तमाम उन पहलुओं पर आपने चर्चा की, बात की, जो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की जो रेस है या जो दौर है उसको बाधित करने के लिए तत्पर है। और हमारे कश्मीर से जुड़े सोफी साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से कश्मीर की जानकारी दी हमें, और सही सही जानकारी इस पटल के माध्यम से हमें मिल रही है, तमाम जो व्यूवर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको भी मिल रही है। तो सभी बहुत आज खुश हैं क्योंकि बहुत सारे संदेश उनके आ चुके हैं, मैं फ्लैश भी कर चुकी हूँ। सभी कह रहे थे कि कश्मीर से पधारे सोफी साहब ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और आदरणीय डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा सर ने तो पूरा सार रख दिया है, और बहुत जरूरी भी था क्योंकि हम बात ही कर रहे थे पूरा व्यक्ति, क्योंकि व्यंग्यकार का काम रहता है सत्य का चित्रण करना। सत्य कटु होता है, क्रूर होता है, लेकिन व्यंग्यकार का तो कर्म भी होता है, धर्म भी होता है, जो सत्य है उसको रेखांकित कर दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर आरती कुमारी, आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सुंदर आपने मुजफ्फरपुर की जानकारी दी, और ऐतिहासिक धरोहर है
और ऐतिहासिक नगरी है, साहित्यिक नगरी है खासकर, और लीची का भी जिक्र आपने किया, मीठी मीठी जब उसकी जो एक खुशबू होती है लीची की, और लीची बहुत मीठी होती है। तो मीठे शहर से आप आई और आपने अपनी जानकारी दी, और आप औद्योगिक नगरी से पधारे। सतेज जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर आपने गौर किया, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे उस इलाके की बात हो जहां पर ज्यादा रोशनी की या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो वहां से हम कटौती कर सकते हैं, और किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर हमें वो जानकारी आज मिली है जिससे हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। और भोली बहन, आप तो नंबर 1 है, आपसे क्या कहना। सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सब कुछ है, आले अधिकारी हैं, सरकार है, सब कुछ है। डेवलपमेंट के नाम पर कॉलेज है, स्कूल है, अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज से मुझे बड़ा दुख लगता है कि कचरे का बहुत अंबार है दिल्ली में, और कचरे को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 11,000 जो मिलियन कचरे का ढेर होता है वो हर दिन होता है, और जो गीला कचरा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, गीले कचरे की। और इस वजह से कचरे की वजह से जो शहर है हमारा कचरा होता जा रहा है। और तमाम सुधी श्रोताओं से भी और दिल्ली वासियों को भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप सब अपने शहर को, जैसे इंदौर नंबर 1 पर है, तो सिर्फ प्रशासन की वजह से नंबर 1 पर नहीं है, आम आदमी, एक एक व्यक्ति नंबर 1 उसको करने के लिए तत्पर है, सक्षम है। उसी तरह दिल्ली के लोग भी समझें अपनी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही को नंबर 1 हम कैसे बना पाए। तो आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी सुधी श्रोताओं का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर समय आपने दिया, बहुत सारी जानकारियां आपको साझा की गई आज पटल के माध्यम से, और इसी तरह नए नए विषय को हम लेते आएंगे, और नए नए विषय पर नए नए विद्वान वक्ताओं के साथ हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत आभार, और अगली बार नई परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत आभार।